सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना बेहतरीन जीवन जी रहे होंगे। साथियों, अद्भुत जीवन है, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें आनंद बनाती है, महान बनाती है। हम कोशिश करते हैं कि अपने आसपास जो लोग रहते हैं, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनसे बात करने की, उनसे सीखने की, उनसे अनुभव जानने की। तो इसी कड़ी में आज हम एक युवा बैंकर साथी से बात करेंगे। और मैं कहता भी हूँ कि सबको हंसती मुस्कुराती ज़िंदगानी चाहिए, सबको सफलता की जागृत कहानी चाहिए। सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। और हम जब चर्चा करते हैं तो उसके लिए भी कोई सफलता की कहानी चाहिए। तो जी हाँ, एक सफलता की कहानी लेकर एक युवा बैंकर साथी के साथ ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करूँगा मैं त्रिलोक भाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग परिचर्चा करेंगे। हमारे तमाम युवा बैंकर साथी जो आपके एज के होंगे, ज़्यादातर साथी सुनेंगे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बैंकिंग करियर की शुरुआत आपने की। सबसे पहले हमारे साथियों को अपने परिचय के बारे में, अपने बारे में बता दीजिए। धन्यवाद विजय सर, और सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद। मेरा नाम त्रिलोक शर्मा है। बेसिकली मैंने अपना जो एक्सपीरियंस स्टार्ट करा वो आज से 5 साल पहले एक प्राइवेट फर्म है ऑडिट की, KPMG ग्लोबल सर्विसेज। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी अपनी MBA की पढ़ाई करने के बाद। मैंने अपना MBA बिट्स पिलानी से करा था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे लगभग 2 वर्ष काम करा पूरा, 25 वर्ष की आयु से लेके 27 वर्ष की आयु तक। फिर सरकारी जॉब में आने का था, क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं पापा MP गवर्नमेंट में थे। तो फिर एक बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर की जॉब निकली थी, तो मैंने अप्लाई करी। उसमें रिटर्न था वो था, तो उसमें मेरा हो गया था। तो बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करा मैंने 2021 में। वहाँ पे काम कर रहा था मैं एज अ स्केल 1 क्रेडिट ऑफिसर। फिर सेंट्रल बैंक में, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, मौका मिला मुझे आने का। उन्होंने स्केल 2 की क्रेडिट की जगह निकाली थी, तो वो भी रिटर्न प्लस इंटरव्यू के आधार पे था। तो उसमें ही मेरा चयन हो गया। तो 1.5 साल में ही मुझे मौका मिल गया कहीं ना कहीं स्केल 1 से स्केल 2 बनने का। तो मैंने वो फिर उसको स्विच करना अच्छा समझा। और अभी वर्तमान में जैसे कि मैं सेंट्रल बैंक में कार्यरत हूँ एज ए स्केल 2 ऑफिसर इन क्रेडिट स्ट्रीम। फिर हाल ही में सिडबी ने भी एक जगह निकाली। तो कहते हैं ना, जब आपका विश्वास हो या कुछ हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको मौका मिल ही जाता है। तो इस बार सिडबी ने क्या करा, ग्रेड A की जो वैकेंसी जनरली एक तरह से फ्रेशर्स के लिए निकालते थे, इस बार एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए निकाली। और उसमें जो बैंक ऑफ इंडिया का और सेंट्रल बैंक का अनुभव था वो काम आया, और उसमें मेरा चयन हुआ। और ऑल इंडिया में 3री रैंक भी प्राप्त हुई ग्रेड A ऑफिसर की उसके लिए। तो जल्द ही मैं सिडबी भी ज्वाइन करने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो इस उपलब्धि के लिए। आपने सिडबी ग्रेड A में रैंक 3 नंबर रैंक पर, ऑल इंडिया रैंक 3 पर। वाकई 50 वैकेंसी थी, उसमें 3rd रैंक आई। 50 में तीसरे नंबर पे आपका चयन हुआ। और अभी आप बताइए कि आप बैंक ऑफ इंडिया में काम किए, फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए टेक्निकल क्रेडिट ऑफिसर काम कर रहे हैं अभी। और इसको छोड़कर अभी आप ज्वाइन करेंगे आने वाले महीने में, आप सिडबी में जाएंगे। तो त्रिलोक भाई, ये बताएं, जब आप करियर की शुरुआत कर रहे थे, मतलब जिसमें पढ़ रहे थे, तो कौन सा समय ये आया कि आप एक बैंकिंग जो इंडस्ट्री को एज ए करियर, अपना व्यावसायिक जीवन चुनने जा रहे हैं, या आकर्षित किया कब आपको? मैं मतलब जैसे MBA करा था, तो जनरली MBA से अपन प्राइवेट कंपनी जो आती है कैंपस में, उसी में बैठते हैं। तो उसी से ही मेरा KPMG में हुआ था। बट फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अपन को फ्रंट जॉब का काम करना चाहिए, क्योंकि KPMG में मैं US वालों को सपोर्ट करता था। तो वो अंदर से था कि लोगों के साथ सीधा इंटरेक्शन हो, सीधे बात कर सकें। सोसाइटी में कहीं ना कहीं क्रेडिट करेंगे अपन तो पूरी सोसाइटी ऊपर आती है, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो जब बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकली, तो हालांकि उसमें पैकेज अच्छा था KPMG में, बट चूँकि सीधा एक तरह से बैंकिंग की जॉब एक फ्रंट ऑफिस की जॉब होती है, जहाँ पे आपको कस्टमर्स के साथ, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलने का मौका मिलता है। तो फिर मैंने उस अवसर को जाने नहीं दिया और बैंक ऑफ इंडिया में स्विच करना बेहतर समझा। तो उससे अच्छी चीज़ है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता है, आपको अपने लोकल मार्केट की, लोकल इकोनॉमी की ज़्यादा अच्छी नॉलेज बैंकिंग के थ्रू जो हो सकती है वो किसी और के थ्रू नहीं हो सकती है। तो ये मेरा मोटिव था बेसिकली बैंकिंग में आने का। और जो डेस्टिनी होती है वो तो इंसान वहाँ पे आ ही जाता है। तो ये तो है ही सर एक चीज़। तो जब आप शुरुआत किए तैयारी बैंक ऑफ इंडिया की IBPS के थ्रू किए होंगे, तो लगभग कितना महीना लग गया आपको क्रैक करने के लिए? एक्चुअली मेरा थोड़ा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम था, हालांकि उसमें रिटर्न था, फ्रेशर्स के लिए थी। तो 2 महीने पढ़ाई करी थी मैंने, चूँकि MBA फाइनेंस था मेरा और KPMG का भी एक्सपीरियंस था। तो बैलेंस शीट का मेरे को अच्छा आइडिया था। तो ज़्यादातर सवाल उसमें बैलेंस शीट के थे, करंट अफेयर्स के थे और इंग्लिश के थे। ये 3 चीज़ें थी, तो तीनों पे कहीं ना कहीं पकड़ थी पहले से। तो 2 महीने में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें।
तो ऐसा ज़्यादा समय नहीं लगा और पुराना अनुभव काम आया इंटरव्यू में, तो उसके आधार पे उन्होंने चयन करा मेरा बैंक ऑफ इंडिया में। तो बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा पोर्टफोलियो आपने जो 1 साल 5 महीना लगभग काम किया बैंक ऑफ आपने? इंडिया में सर मेरी पोस्टिंग उन्होंने होम पोस्टिंग ही दी थी। मैं मूलतः ग्वालियर का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने मुझे ग्वालियर में एक ब्रांच में पोस्टिंग दी थी। बट 3-4 महीने में ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो MSME का प्रोसेसिंग सेल था, उनके चीफ मैनेजर को मेरा काम पता पड़ा मेरे बारे में कि मेरे को नॉलेज है, तो उन्होंने मुझे MSME प्रोसेसिंग सेल में बिठा दिया। तो ग्वालियर संभाग के जो भी अपने 8 ज़िले हैं, तो वहाँ की जो भी ब्रांचेस थी, उनके MSME के 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के लोन प्रोसेस करने की जिम्मेदारी थी। तो वही डेस्टिनी वाली चीज़ है कि जी। तो मेरा कहीं ना कहीं फिर प्रोसेसिंग में मैं आ गया, वही अभी कंटिन्यू भी हो रहा है मेरा ओके। क्रेडिट प्रोसेसिंग का ही काम। और जब आप स्विच करके बैंक ऑफ इंडिया से सेंट्रल बैंक आए टेक्निकल क्रेडिट ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होता है? टेक्निकल जो ऑफिसर आते हैं सेंट्रल बैंक का जो निकला था सर उस समय का नोटिफिकेशन, उस समय उन्होंने MBA मांगा था या चार्टर्ड अकाउंटेंट मांगा था, दोनों में से कोई भी हो, और अनुभव 0 मांगा था उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि अगर कोई MBA चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है तो उसको अपन सीधा स्केल 2 दे सकते हैं पोजीशन। तो उस आधार पे हालांकि उसमें अनुभव की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं थी, बट चूंकि मेरे पास पहले से बैंक ऑफ इंडिया का था, तो इंटरव्यू में वो चीज़ बहुत हेल्प करी मुझे। तो जो भी वहाँ की अथॉरिटी थी उनको पता था कि ऑलरेडी अगर कोई प्रोसेसिंग में काम कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो यहाँ पे भी काम कर सकता है। तो उस आधार पे सेंट्रल बैंक के पैनल ने भी मुझे इंटरव्यू में सिलेक्ट करा। जैसे किसी प्रपोजल को हम देखते हैं तो सबसे पहले एक फिजिबिलिटी को देखा जाता है, जिसमें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिर एक कंडीशनल फिजिबिलिटी और एक कंप्लायंस फिजिबिलिटी को देखा जाता है। तो क्या आज जब टेक्निकल क्रेडिट ऑफिसर के होने के नाते आपको सारे फिजिबिलिटी चेक करना होता है कि पर्टिकुलर जो अप्राइजल के तौर पर देखते हैं, जिसमें कि हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी उसको देखना पड़ता है? मेन अगर अपन को कोई प्रपोजल प्रोसेस करना है, जैसे यहाँ तो मैं चूँकि आंचलिक कार्यालय में कार्यरत हूँ, तो पूरे 2 स्टेट का कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रपोजल जो होते हैं वो आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के। तो किसी भी लोन को अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ड्यू डिलिजेंस बोरोवर का, तीसरा उसका फाइनेंशियल एनालिसिस, और थर्ड रहता है उसका सिक्योरिटी क्या दे रहा है वो कोलेट्रल। तो मेरा मेन जो रहता है ड्यू डिलिजेंस में, फाइनेंशियल एनालिसिस में रहता है कि क्या उस बोरोवर के पास रीपेमेंट कैपेसिटी है जो भी वो डेट ले रहा है। तो मेन मेरा फोकस उस पर रहता है कि जो भी अपने जो रेशियोज़ हैं रिपेमेंट कैपेसिटी जानने के लिए, क्या बोरोवर के पास उतना कैश जनरेशन कर पा रहा है वो अपने बिजनेस ऑपरेशन से, जिससे कि बैंक का डेट सिक्योर रहे और कुछ ना कुछ सेफ्टी नेट भी रहे। तो जब अपन DSC और ICR पढ़ते हैं तो मेन वो रहता है मेरा फोकस। बाकी ड्यू डिलिजेंस तो करना ही है अपन को बोरोवर का, और कोलेट्रल के लिए फिर LSR, टाइटल डीड, वो एक अलग पोर्शन है, वो एक ऑफिसर दूसरा देखता है। बट मेन फाइनेंशियल एनालिसिस पे कंसंट्रेट करते हैं, मतलब क्रेडिट ऑफिसर्स जो रहते हैं सब। बहुत बढ़िया। तो त्रिलोक भाई, मैं ये पूछ रहा था, मान लीजिए कोई ब्रांच मैनेजर है ना, तो एक लोन प्रपोजल आता है। वैसे तो बैंक में ये देखा जाता है कि अगर 10 का स्टाफ है ना, तो 2 क्रेडिट साइड देखते हैं और 8 ऑपरेशनल साइड। तो एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड। एसेट्स में इनकम होता है, लाइबिलिटी में जो है पूरा सर्विस और ऑपरेशन और जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है। तो ज़्यादातर जो साथी हैं वो क्रेडिट में काम करना पसंद नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकता है कि जो एक ब्रांच मैनेजर या एक ऑफिसर करता है? मेन तो सर कहीं ना कहीं अपने सरकारी बैंकों में ऐसा है कि नॉलेज जो अपन क्रेडिट की दे पा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक अभाव है, और दूसरा कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑफिसर्स में डर आ जाता है उनके साथ नहीं किसी और के साथ, तो फिर वो सोचते हैं कि क्रेडिट में काम करना रिस्की है। अकाउंटेबिलिटी। हाँ, तो उस अगर अपन नॉलेज दें और उस भय को तोड़ें, क्योंकि अगर नॉलेज रहेगी तो आपसे कुछ भी एरर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो अगर नॉलेज ही है जो उसका सॉल्यूशन रहेगा, तो अपन को रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो बैंकिंग में ज़्यादातर स्टाफ है वो यंग है। अगर शुरू से ही अगर उनको अपन नॉलेज देंगे, वो उनका फियर निकालेंगे क्रेडिट का, तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो बैंक्स के लिए भी अच्छा रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए स्पेशली। तो वो एक कार्य करा जा सकता है। आज की स्थिति में आपने अच्छा कहा कि 65% जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं युवा ही है, और 35 जो है वो 50-55 जैसे अपने बैंक में ही 32,000 का स्टाफ है, सेंट्रल बैंक में 2,000 हर साल PO आ रहे हैं। तो आप सोच लो कि वो प्रोपोर्शन धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा कहीं ना कहीं युवाओं का जो है। तो हर बैंक के साथ वही सिचुएशन है। एक चीज़ हमारे साथियों का सवाल काफ़ी आता है, डिस्पोजल ऑफ क्रेडिट प्रपोजल। तो वो डिस्पोजल तो 3 तरह से होता है, या तो आप सैंक्शन दे दोगे, दूसरा या तो रिटर्न कर देंगे, या रिजेक्शन। तो मैं बातों बातों में मैं देखा भी हूँ, रिजेक्शन नहीं कर पाते, वो टर्मिनोलॉजी नहीं लिख पाते, अपने पास रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद वो एक
आ जाता है, लाइबिलिटी आ जाती है बैंक के ऊपर कि उन्होंने सही समय पर नहीं किया, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे करना चाहिए हमारे साथियों को। उसके सर दो पहलू, जैसा कि आपने बताया था कि दो ही लोग एडवांसेस में काम कर रहे हैं 8 ऑपरेशंस में, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उन पे लोड, पहली बात तो है कि लोड ज़्यादा है, उन पे जो प्रपोजल्स की संख्या वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है और जो ऑफिसर्स हैं देखने वाले वो कम हो जाते हैं। सेकंड क्या होता है, क्योंकि कोई भी प्रपोजल रिजेक्ट करने के लिए पहले ऑफिसर को उसको डिस्कस करना पड़ता है हायर अथॉरिटी के साथ, और कहीं ना कहीं ऑफिसर्स में जो प्रोसेस कर रहा है कभी नॉलेज की कमी होती है तो वो हाल की हाल बोरोवर को नहीं बता पाता है। बट जनरली हर कोई ये चाहता है कि बोरोवर्स को हाल की हाल बता दिया जाए कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उससे क्या है, एक तो बैंक की ब्रांड इमेज भी ख़राब होती है। अगर आप किसी प्रपोजल को 15 दिन रखे रहे फिर मना कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं बैंक की भी इमेज ख़राब हो रही है और टाइम भी बर्बाद हो रहा है। तो प्रपोजल आते ही अपन को एक सरसरी निगाह में देख लेना चाहिए क्या ये करने लायक है या नहीं है, और तुरंत ही अपन को बोरोवर को रिप्लाई कर देना चाहिए, ना कि अपन उसको लटका के रखें। तो उससे बोरोवर्स के सामने भी अपनी बैंक की इमेज ख़राब होती है और अपना भी कहीं ना कहीं ये होता है कि अपन ने बहुत स्लो प्रोसेसिंग करी। उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो मैं भी ऐसी सहमत हूँ आपकी बातों पे कि जैसे ही प्रपोजल आया उसको एक एक्नॉलेजमेंट देना होता है कि इन डॉक्यूमेंट के साथ आपका प्रपोजल प्राप्त हुआ है और ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। हम आपसे निवेदन करते हैं यथाशीघ्र ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें ताकि हम यथाविधि अनुसार उचित जो है निर्णय ले पाएंगे। तब तक के लिए ये प्रकरण हमारी तरफ पेंडिंग नहीं है। शायद ये लैंग्वेज सही रहता है। हाँ, तो एक चेकलिस्ट बना के अगर है उसके पास और नॉलेज है तो उसको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या देखना है उस पर्टिकुलर, कोई रिटेल का प्रपोजल है, एमएसएमई का है, कॉर्पोरेट का है, उस हिसाब से चेकलिस्ट अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि एक चेकलिस्ट सब पे काम नहीं करती। एमएसएमई में कई तरह के लोन होते हैं, फिर अगर नॉलेज है वो देख लेगा तो हल्के डिसीजन उसको क्विक लेने में सहायता मिलेगी कहीं ना कहीं। और मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा बेहतर और होता है जब 15 दिन जब टेट वगैरह होता है, हर लोन का एक टेट होता है, किसी का 3 वीक्स 2 वीक्स, तो उसमें आप प्रपोजल को एज सच फिर उसको लेटर लेके लिख दीजिए कि आपने ये दस्तावेज नहीं जमा किए तो ये हमारे तरफ पेंडिंग नहीं, मूलतः आपको वापस कर रहे हैं सारे दस्तावेज जैसे ही वो करेंगे तब हम लोग उसको फिर से निर्णय करेंगे। दूसरा जो रिजेक्शन पार्ट में एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। रिजेक्शन कई केसेस में रिजेक्शन करने का पावर ब्रांच को नहीं होता, हायर अथॉरिटी होता है, एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर। तो ऐसे केसेस कौन कौन से हो सकते हैं साधारण तरीके से अगर बताना चाहें तो? जैसे जो अपन प्रैक्टिस में देखते हैं जनरली जो टेक ओवर के प्रपोजल रहते हैं उनमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि आरबीआई के भी रूल हैं कहीं ना कहीं। अगर कोई एक बैंक कोई लोन को छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ इश्यू होगा, तभी वो बैंक उसके लिए तैयार हुआ होगा छोड़ने के लिए। दूसरा जो कुछ बड़े बड़े प्रपोजल्स रहते हैं उसमें ब्रांच वाले को जनरली जानकारी कम रहती है, एमएसएमई और कॉर्पोरेट में। रिटेल एग्रीकल्चर तो अपने ब्रांचेस में लोगों को नॉलेज है, बट बड़े एमएसएमई और कॉर्पोरेट लोन्स में इश्यू आता है, तो वो जनरली चाहते हैं कि ऊपर वाली अथॉरिटी एक बार देख ले, क्योंकि जिससे कि वो अच्छा डिसीजन ले पाएँ। तो दूसरा केस ये हो सकता है। तो बेसिकली ये दो मेन केसेस ही रहते हैं। बाकी जैसे हाँ आपने बताया एजुकेशन लोन में सरकार की गाइडलाइन है कि नीचे की अथॉरिटी नहीं कर सकती है, उसको हायर अथॉरिटी को ही करना है। तो वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में भी होता है, जिससे कि ये रहता है कि नीचे वाली अथॉरिटी जानबूझ के छोटे छोटे प्रपोजल को कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर रही है और उससे जो भी किसी कोई वंचित तो नहीं हो रहा है छात्र, इसलिए वो सरकार ने उस हिसाब से करा है कि कोई छात्र वंचित ना हो। तो कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं जिनमें ये गाइडलाइन है। चलिए बहुत बढ़िया। में एक 3 पार्ट होता है, एक होता है एक तो आपका क्रेडिट मैनेजमेंट, एक होता है डिपॉजिट सर्विसेज और तीसरा होता है कंप्लायंस पार्ट। तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है, कौन सा भाग ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों को सीखना चाहिए? सर शुरुआत तो देखा जाए तो बैंकिंग की कहीं ना कहीं डिपॉजिट से ही हुई है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल अपने पास डिपॉजिट होगा तभी अपन उस रॉ मटेरियल को कहीं पे रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ। तो डिपॉजिट इज द रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली बैंक्स के। वो वैसे भी बैंक्स में ये बोलते हैं कि जहाँ पर सरप्लस फंड है उसको बैंकिंग में लाना है और जहाँ डेफिशिएट है वहाँ पहुँचाना है, यही शायद बैंकिंग की परिभाषा है। तो उस डिपॉजिट को ही कहीं ना कहीं अपन 100 रुपये का डिपॉजिट आया तो 78 रुपये तक लैंड कर सकते हैं, बाकी 22-22.5 तो अपन को CRR SLR में देना ही देना है। तो डिपॉजिट तो एक इंटीग्रल पार्ट है, बट बैंक्स के स्टाफ की सैलरी पे करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फिर क्रेडिट वाला पार्ट आता है, क्योंकि डिपॉजिट पे जो अपन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके लिए अपन को कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना पड़ेगा लैंड करके। तो क्रेडिट में क्या है, अपन को डिसीजन मेकिंग करनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने जो पैसा दिया है उसको आपको वापस भी लेना है। तो आपको इसीलिए बोरोवर का ड्यू डिलिजेंस करना है, क्रेडिट हिस्ट्री देखनी है, रीपेमेंट देखना है। तो दूसरी चीज़ क्रेडिट हो गई, बट देना तो क्रेडिट का काम है, बट वापस लेना कहीं ना कहीं वो एक कंप्लाइंस का पार्ट आ जाता है। क्रेडिट कर दिया तो आपने बच्चा पैदा कर दिया, बट उसको धीरे धीरे पालना पोसना है, बड़ा करना है, तो उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपको, धीरे धीरे उसका रिकवरी भी करनी पड़ेगी अगर वो अकाउंट ख़राब होता है। तो कंप्लाइंस भी एज गुड एज क्रेडिट है। अगर क्रेडिट ही अच्छा है, कंप्लाइंस अच्छा नहीं है, तो फिर उससे भी बैंक कहीं ना कहीं लॉस में ही जाएगा, जो कि अपन ने पिछले कुछ सालों में देखा था PCA के दौरान।
तो वो चीज़, तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि शरीर का कोई अंग है तो एक अंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ख़राब है। तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। हाँ, मैं ऑडिट पोर्टफोलियो में देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं वो कंप्लायंस में होते हैं। फिर जो है जैसे कि 1000 नंबर हैं तो 600 नंबर जो है कंप्लायंस पे पार्ट पे होता है, बिजनेस कंट्रोल पे होता है, और 400 नंबर जो है बिजनेस ग्रोथ पे होता है, जिसमें डिपॉजिट और एडवांसेस है उस पर नंबर होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रेगुलेटर भी अपना आरबीआई आजकल स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में देखा होगा, या 2-3 इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे रेगुलेटर ने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं, क्योंकि उसको कंप्लाइंस पार्ट में कुछ ना कुछ इशू दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के बैंकिंग इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा। तो त्रिलोक भाई, ये लगभग 5 साल से ज़्यादा बैंक में काम करने के बाद फिर भी आप सिडबी की तरफ मूव कर गए, उधर आकर्षित होकर उधर चले गए, या तैयारी की होंगे, मेहनत की होंगे, तभी आप आज सफलता हैं। तो आपका मतलब क्या था, रुझान क्या था इसके लिए? रुझान सर वही था, जैसे कि नई चीज़ को एक्सप्लोर करना। पहले प्राइवेट से सरकारी सेक्टर में आए, अब सिडबी क्या है, कहीं ना कहीं एक ऐसा संस्थान है जो कि डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ भी जुड़ा है, और एक तरह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी है पूरे एमएसएमई इंडस्ट्री का। तो एमएसएमई इंडस्ट्री भारत में इतनी बड़ी है कि 7 करोड़ एमएसएमई हैं कहीं ना कहीं आज के डेट में भारत में। तो उसको कैटर करने के लिए जो मूल्यतः जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भारत सरकार ने बनाया है वो सिडबी है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में पार्लियामेंट के एक्ट से बना था। तो उसमें क्या है, मुझे दोनों मौके मिलेंगे। पुराने में अनुभव को भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्रेडिट देने में, साथ साथ जो बाकी के जो भी बैंक्स हैं वो सिडबी को अप्रोच करते हैं रीफाइनेंसिंग के लिए। तो वो चीज़ भी रहेगी कि आप जो बैंक्स का पोर्टफोलियो है एमएसएमई का, उसको रीफाइनेंस करके और बैंक्स को कैपिटल दोगे, जिससे कि वो और ग्रोथ कर पाएँ और एमएसएमई को लैंड कर पाएँ। तो दोनों तरीके से सिडबी उसमें फिट बैठता है। पुराने अनुभव को भी अपन यूज कर सकते हैं और नया सीखने को भी मिलेगा मुझे सिडबी में। ओके, तो जो सिडबी है, एमएसएमई की प्रबल संभावना आगे दिख रहा है। मतलब अगर विकसित भारत के एजेंडे पर देखें या उसके संकल्प यात्रा को देखें तो एमएसएमई का एक अहम रोल होने वाला है। एमएसएमई से उत्पादन क्षमता, फिर सर्विस सेक्टर और साथ ही साथ रोज़गार के अवसर, ये तीनों चीज़ें होंगी। तो एक उसमें आपको एक प्रत्यक्ष भागीदारिता आपको देखने मिलेगी आने वाले दिनों में। मैं आप से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब सिडबी में जाएंगे तो एक रेगुलेटर जैसा एक फीलिंग सा भी आने लगेगा, क्योंकि आप रेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ कनेक्टेड होंगे, कस्टमर से भी डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है? मेरी सर सिडबी वालों ने ऑफ़र लेटर के साथ ही पोस्टिंग दे दी थी। तो उन्होंने मुझे जयपुर ब्रांच दी है, मेन ब्रांच जयपुर की। तो जयपुर की ब्रांच में मैं जाऊंगा। तो राजस्थान में काफ़ी अच्छे एमएसएमईज़ हैं। एमएसएमई का जैसे आप कह रहे थे अभी, तो भारत की जीडीपी में 30% एमएसएमई का योगदान है, और एक्सपोर्ट में 45% एमएसएमई का योगदान है। और कहीं ना कहीं आजकल जो भारत सरकार का विज़न है वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की तरफ ज़्यादा है। तो वो दोनों चीज़ भी एमएसएमई में ही कवर होती हैं। और इंडिया का जो गवर्नमेंट का स्टार्टअप का फंड है, उसमें 70,000 करोड़ है, वो सिडबी के द्वारा ही इन्वेस्ट करा जाता है। तो पूरा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं सिडबी उसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो इस हिसाब से मुझे बहुत नई चीज़ सीखने का भी मौका मिलेगा। जैसे अपना यूपीआई आया, अब ओएनडीसी करके एक नई चीज़ आने वाली है। तो वो सब कहीं ना कहीं पीछे से डेवलप करने में सिडबी का भी एक स्टेक रहता है। ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे डिजिटल कॉमर्स, पेमेंट्स अच्छा हो सके। ओके, तो ये है सर। तो सिडबी जो है वो टेरिटरी में काम करेंगे, जब मतलब राजस्थान स्टेट को ही देखेंगे कि और दूसरा जगह भी रहेगा वहाँ? नहीं सर, मेन राजस्थान स्टेट ही रहेगा। नाबार्ड है जो एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, वीकर सेक्शन के लिए काम करता है। तो वैसे सिडबी का भी कोई रहता है क्या स्कीम्स वगैरह जो रूरल एरिया में डेवलपमेंट करता है, छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए? हाँ, जैसे नाबार्ड आपने बताया एग्रीकल्चर के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्थान है, सिडबी एमएसएमई के लिए है। तो सिडबी बड़े बड़े बोरोवर्स को तो खुद देता है, बट जैसे अपने बैंक्स में अपन पीएम स्वनिधि चलाते हैं, हाँ। इसी तरह से सिडबी ने अभी प्रयास करके एक स्कीम चालू करी है, जिसमें वो क्या करता है 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन देता है छोटे छोटे उद्यमियों को। और उसमें उसने अभी पिछले 2 वर्षों के अंदर अंदर ही 2 लाख बोरोवर्स को लोन दिया है। तो वो क्या करता है, वो को लैंडिंग के थ्रू वो काम करता है, क्योंकि सिडबी की क्या है बहुत कम ब्रांचेज हैं सर, 95 ब्रांचेज ही हैं। तो हर जगह वो अपने बैंक्स की तरह ब्रांचेज इस्टेब्लिश नहीं करता है। तो वो को लैंडिंग मोड में जाता है, वो अपने को लैंडिंग पार्टनर्स को पैसा देता है और डिजिटल इंटरफेस के थ्रू वो 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन देता है। तो वहाँ पे क्या करता है, जो बैंक्स ने 10,000 रुपये 20,000 रुपये दिए हैं स्वनिधि वालों को, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री है, उसको यूटिलाइज़ करके उनको बड़ा क्वांटम दे देता है। तो वो 5 लाख तक कम ब्याज पे लोन ले लेते हैं और उससे 2 लाख उद्यमियों को फ़ायदा हो रहा है। और सिडबी का ये है कि अगले 2 साल में उसको 10 लाख बोरोवर्स तक ले जाना है। तो ये उन्होंने एम रखा है अपना।
तो इसके वो छोटे छोटे बोरोवर्स के लिए उन्होंने ये अपना एक मॉडल अपनाया है सर जी। काफ़ी हाँ। और भी प्लान कर रहे होंगे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ अपने आप को कोरिलेट करते हुए। बहुत बढ़िया। त्रिलोक भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे क्रेडिट, अब तो 5 साल से ऊपर का बैंकिंग का अनुभव है और आज के सिनारियो में जो आज की बैंकिंग इंडस्ट्री की गतिविधि और इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रहा है, 5 साल मेरे को लगता है बहुत बड़ा है, उसको 3 गुना कर दिया जाए। 15 साल का एक्सपीरियंस तो मिल ही गया होगा। क्यों? क्योंकि एक इंगेज्ड इंडस्ट्री है, एक चैलेंजिंग इंडस्ट्री है और एक चेंजिंग इंडस्ट्री है। सुबह बैंक जाओ, शाम तक आते तक कुछ ना कुछ चेंज हो गया रहता है। ऐसे परिस्थिति में हमारे जो बैंकर साथी काम करते हैं उनको किस तरह का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री में? क्योंकि एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री बनाया जा रहा है बैंकिंग को, और इसमें काम करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स डेवलप करना चाहिए ऑफिसर्स को? पहली बात तो सर इंसान को बहुत डायनेमिक होना पड़ेगा आज के एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो भी इकोसिस्टम है बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। पहले अपने के पास क्या था, कोई भी लोन को प्रोसेस करने के लिए इनपुट्स बहुत कम होते थे। आजकल CIC कंपनी के थ्रू इनपुट आ जाते हैं, बहुत सारे पोर्टल हैं, अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन उस व्यक्ति का किस किस जगह पे कुछ सही डाटा है वो सीधा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर बोरोवर कंसेंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं जैसे सिडबी भी एक सरकारी संस्था ही है, तो जो प्राइवेट संस्था है वो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे सरकारी बैंक्स अपना मार्केट शेयर थोड़ा थोड़ा खोते जा रहे हैं। तो सरकारी बैंकर्स को क्या करना चाहिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए। और नॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किताबी नॉलेज, कम्युनिकेशन भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं अभी यहाँ पे बड़े बोरोवर्स के साथ डील करता हूँ, तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो फिर बोरोवर को भी लगता है कि हाँ इस बैंक में लोगों के पास इंटरेस्ट है, नॉलेज है, ये हमारा प्रपोजल प्रोसेस करना चाहते हैं। क्योंकि बड़े बोरोवर्स को टर्न अराउंड टाइम पे बहुत रहता है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसके इंटरेक्शन से ही समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है कि नहीं है हमारा लोन करने में, तो कम्युनिकेटेंसी है कि नहीं है परचेज करने में। तो आपके पास कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, बोरोवर से एंगेजमेंट भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, तभी बोरोवर्स को लगेगा कि हाँ दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग माई प्रपोजल। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन, उससे अपन एक्सेल कर सकते हैं बैंकिंग फील्ड में। ओके। एक चैलेंज होता है क्रेडिट प्रपोजल मोबिलाइज करने के लिए, और मतलब ज़्यादातर साथियों से हम बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा है बोलते हैं, मतलब कंपटीशन है मार्केट में, प्रपोजल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, कुछ इनसाइड आप तो काम किए होंगे, तो क्या क्या कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि प्रपोजल दिखने लग जाए कम से कम मार्केट में? एक तो सर जो अपन मेथड यूज कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री जो एसोसिएशन है पर्टिकुलर, अपन उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं अपन को उन बोरोवर्स के बीच में जाने का मौका मिलेगा। जैसे किसी MP में अगर राइस मिल ज़्यादा हैं तो राइस मिल की जो एसोसिएशन होती है अपन उनके साथ टाई अप करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी बड़े बड़े राइस मिलर्स रहेंगे वो आएंगे इंटरेक्ट करने के लिए। ऐसे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है तो बड़े लेवल पे, चूँकि मैं अभी 2 राज्यों का अपन देखते हैं तो फिर अपन वही करते हैं, जो भी राज्य स्तरीय समितियाँ हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, उससे सीधा इंटरेक्ट करते हैं जाके, और उसकी वजह से क्या होता है कि अपन को बोरोवर्स मिलते हैं और अपनी जो अच्छी अच्छी स्कीम्स है उनको प्रेजेंट करने का मौका भी मिलता है। उससे ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनको लगता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग जो लोग बैंकिंग भी कर रहे होते हैं किसी और बैंक से, वो भी सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो वो भी टेक ओवर के लिए अप्रोच करते हैं और नया अपन को बोरोवर भी मिल जाता है। तो अपन दूसरे का भी शेयर गेन कर रहे हैं और नया बोरोवर भी अपन ले रहे हैं, तो दोनों तरफ से अपन को फ़ायदा मिलता है। तो वहाँ पे भी अपनी जो नॉलेज है, कम्युनिकेशन है, अपन कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बैंक को, वही काम आने वाला है उन मीटिंग्स में जाके। तो ये अपन को करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज रख लें और उस प्रोडक्ट के आधार पर मैचिंग ढूंढें, और मैचिंग ढूंढने के लिए अगर आपको ज़्यादा प्रपोजल चाहिए तो ऐसे एसोसिएशन के साथ थोड़ा कोलैबोरेशन कर लें या एंगेजमेंट कर लें, कम्युनिटी एंगेजमेंट। CA के साथ कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग जो भी एसोसिएशन है उनके साथ मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो पर्टिकुलर स्कीम है, जैसे CA के साथ कर रहे हैं तो CA वाली स्कीम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं तो डॉक्टरों वाली जो स्कीम है वो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, होटल इंडस्ट्री के लिए, तो ऐसे अपन चाहें तो फिर अच्छा उससे वॉल्यूम आ सकता है। तो एक तो क्रेडिट जो है रिस्क होता है, रिस्क पार्ट है जिसमें रिस्क वेटेड एसेट्स भी मेंटेन करना पड़ता है बैंक को, क्योंकि बैंक के 2 साइड्स हैं, लाइबिलिटी और एसेट। एसेट के सारे साइड में रिस्क है, अलग अलग कैटेगरी का रिस्क रहता है। तो रिस्क होने के बावजूद भी अगर हम अर्बन, सेमी अर्बन और मेट्रो एरिया में देखेंगे, रूरल को छोड़ के, तो आपको क्या लगता है 3-4 ऐसे सेगमेंट्स जो हैं जो एकदम सक्सेसफुल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हैं बैंकिंग के लिए, तो ऐसा क्या एग्जाम्पल दे पाएंगे 1-2? तो सर जैसे मैं तो मेनली MSME कॉर्पोरेट डील करता हूँ, तो MSME में अपन को कोशिश करनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस को लोन देने की, क्योंकि सर्विसेज में क्या है वो कमीशन पे काम कर रहा है, एक जगह से माल उठाया दूसरी जगह बेचा और उसका मार्जिन बहुत कम है। कल को जैसे इंडस्ट्री घूमेगी या ROI बढ़ेगी तो उसका मार्जिन चला जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, क्योंकि वो प्रोसेस कर रहा है किसी आइटम को तो मार्जिन ज़्यादा रहता है, तो उससे क्या है कल को कुछ होगा भी तो वो बैंक का रीपेमेंट तो कर ही पाएगा।
तो एक तो अपन को ये देखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, और वो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी देता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस का। पहला तो ये। दूसरा फिर बोरोवर का पुराना हिस्ट्री देखना चाहिए अपन को कि उसका पुराना हिस्ट्री कैसा रहा है, क्या वो कैपेबल है। कोई व्यक्ति है जो 10 लाख का ही लोन लिया था और अब सीधा 20 करोड़ मांगने आ गया, तो वो भी देखना चाहिए कि पुराना इसका क्वांटम कितना रहा है और आगे कितना मांग रहा है ये, तो क्या उसके पास वो कैपेबिलिटी है पे करने की। फिर बाकी तो अपने पास ऑप्शंस हैं ही, फिर वो सिक्योरिटी क्या दे रहा है, वो लिक्विड दे रहा है, इमूवेबल दे रहा है, मूवेबल दे रहा है, तो वो सब चीज़ें बात की बात है, बट उनको अप्रेजल के समय ही देख लेंगे अपन। तो मेरा तो ये मानना, कोई 2 करोड़ की कोलेट्रल दे रहा है बट उसकी जगह 1 करोड़ की एफडी दे रहा है, तो 1 करोड़ की एफडी ले लें अपन, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वो पहले ही अपन देख लेंगे, उसकी लिक्विडिटी भी है और प्रॉपर्टी बेचने में टाइम लग जाता है, वो लग जाता है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी रहती है। तो इस तरह से करेंगे तो चीज़ें हो जाती हैं। और मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में हैं आपके लायक मैचिंग प्रोडक्ट किससे मैच करते हुए लोग तो भरपूर हैं, कमी तो नहीं लगती मुझे लगता नहीं, लोग तो हैं सर। अगर इंडस्ट्री, क्रेडिट इंडस्ट्री पिछले 3 साल में 17% से ग्रो कर रही है तो कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि लैक है। नहीं तो पूरी इंडस्ट्री 17% पे ग्रो नहीं कर पाती। मतलब कुछ प्लेयर 30% पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लेयर 10% पे कर रहे हैं। तो जब 30% वाले प्लेयर्स को मिल रहे हैं तो 10% वालों को भी मिल सकता है। सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है, अप्रोच चेंज करनी है, कस्टमर्स के पास जाने की, अपन जाने की। नीडी लोग भी हैं और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ भी हैं, उनको सहयोग करेंगे तो इंडस्ट्री ज़रूर ग्रोथ करेगी और बैंक के लिए भी अच्छा रहेगा। एक पार्ट आता है क्विक मोटिलिटी, ये थोड़ा त्रिलोक भाई बताएं। क्विक मोटिलिटी मेरे साथियों को थोड़ा डर लगता है उससे, क्विक मोटिलिटी से। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, हर एग्जामिनेशन में एक सवाल रहता है क्विक मोटिलिटी का। अब वो अलग अलग बैंक्स की अलग अलग पॉलिसी रहती है सर। कुछ जगह 12 महीने माना जाता है, कुछ महीने 18 महीने माना जाता है। मतलब जब अपन ने लोन सैंक्शन करा, डिसबर्स हुआ, अभी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बैंकों को मतलब टच में रहता हूँ तो 12 महीने का, ज़्यादा 12 महीने का है। तो लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट के कितने महीनों तक वो खाता स्टैंडर्ड रहा। ओके, लास्ट डिसबर्समेंट से। लास्ट डिसबर्समेंट से तो अगर मान के चलिए लास्ट डिसबर्समेंट से 12 महीने से पहले ही वो खाता स्टैंडर्ड कैटेगरी से हटके सब स्टैंडर्ड में आ गया, तो मतलब एनपीए वो क्लासीफाई हो गया। उस केस में कुछ बैंक्सों में 10 लाख तक नहीं देखा जाता क्विक मोर्टेलिटी वगैरह, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है। बट 10 लाख से ऊपर में क्या है, उन्होंने अथॉरिटी सेट कर रखी है, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, क्वांटम ऑफ लोन के आधार पे। तो उनमें जो ऊपर वाली अथॉरिटी है वो ज़्यादा देखती है कि ऐसा क्या लोन प्रोसेस किया गया कि वो 1 साल के भीतर ही ख़राब हो गया। मतलब कहीं उसमें कुछ कमियां तो नहीं थी या फिर कुछ मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं था सैंक्शनिंग अथॉरिटी का। तो उसके लिए वो एक एक्सरसाइज है, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज है, क्योंकि बैंक्स ने उसमें अर्न तो कुछ करा ही नहीं सर। 1 साल के अंदर ब्याज तो कितना ही आया होगा, बहुत कम आया होगा, बट लॉस कितना करा, पूरा 100 रुपये करा। तो इसलिए वो एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, बट उसमें भी कुछ नहीं है। अगर बैंक की पूरी पॉलिसीज़ को पूरा कंप्लाई करके अपन ने लोन कराया है तो खाते तो ख़राब होंगे ही। अगर अपन 100 लोन करेंगे तो 5-6 तो लोन ख़राब होने ही होने हैं। तो बस अपन को पॉलिसीज़ का कंप्लाइंस करना है, सब चीज़ों को नोट में लिखना है और उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं, मैं भी वही बता रहा हूँ। क्विक मोटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं, वो एक मैनेजमेंट टूल है जो एक्सरसाइज करता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। वो भी कंप्लाइंस का ही पार्ट है, कंप्लाइंस ये मानना चाहिए अपन। और एक जिम्मेदार ऑफिसर अगर सारी चीज़ें ड्यू डिलीजेंस, फिजिबिलिटी चेक करके किया है तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो अकाउंट तो 3 महीने में भी ख़राब हो सकता है। 90 डेज़ का कॉन्सेप्ट जो है, मोर देन 90 डेज़। एक और पार्ट होता है प्रोविज़न का पार्ट। मतलब ये होता है कि सब स्टैंडर्ड में भी प्रोविज़न, स्टैंडर्ड में भी प्रोविज़न, और अगर सिक्योरिटी 10% से नीचे चला गया तो सीधे लॉस में भी प्रोविज़न। तो ये इसको जो है, अभी आप ड्राफ्ट फॉर्मेट की भी चर्चा कर रहे थे जब हम लोग आ रहे थे, तो आरबीआई का कुछ ड्राफ्ट फॉर्मेट है बैंकों को प्रोविज़न बढ़ाने के लिए, उसके बारे में कुछ हमारे साथियों को बताइए। जैसा मैंने बताया था, आरबीआई रेगुलेटर है और अभी आरबीआई को, रेगुलेटर को ये दिख रहा है कि बैंक्स का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। तो आरबीआई क्या चाह रहा है कि कल को जब क्रेडिट साइकिल डाउन टर्न में आएगी तो बैंक्स के पास प्रोविजंस कहीं ना कहीं इतने हों कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लें। प्रोविजन क्या होता है, लॉस एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है बैंक्स की कहीं ना कहीं। तो इसलिए आरबीआई ने क्या, अभी रिस्क वेट बढ़ाए थे कुछ दिसंबर के महीने में, कुछ एडवांसेस पे, जैसे क्रेडिट कार्ड पे है ना, कंज्यूमर लोन्स पे। अभी आरबीआई ने क्या प्रपोज करा है कि जो भी अपन प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो भी खाता रहता है, जनरली अपन उसमें 0.40% का प्रोविज़न करते हैं। तो आरबीआई ये चाह रहा है कि उसको बढ़ा के 5% कर दिया जाए। तो जिससे क्या होगा, बैंक्स के पास प्रोविज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो कल को अगर साइकिल डाउन टर्न में आएगी तो बैंक्स की लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बट फिर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, 15%, 25%, 40%, 100%। वो धीरे धीरे टाइम के साथ सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल वन, उसके हिसाब से है, क्योंकि अब उसके चांसेस रिकवरी के कम होते जा रहे हैं, इसलिए प्रोविज़न की क्वांटम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये लॉजिक रहता है और वो स्टेज वाइज है। तो बैंक्स को एक साथ लॉस नहीं लगता, कोई भी खाता एनपी होता है तो वो 2-3 साल में जाके 100% होता है। तो टाइम पीरियड रहता है। और अगर पर उसमें फ़ायदा ये है कि कोई भी रिकवरी कर ली अपन ने
तो वो सीधा स्ट्रेट टू बॉटम लाइन जाता है। वो जितना भी अपन ने रिकवरी करी है वो सीधा प्रॉफिट Profit में में जाता ऐड है। होती है, 100 सीधा प्रॉफिट हाँ, में 100%। तो उसको स्ट्रेट टू बॉटम लाइन बोलते हैं अपन, तो वो फ़ायदा भी रहता है कल को। बहुत बढ़िया। त्रिलोक भाई, ये मैं जानना चाहूँगा कि आप तो जो बैंकिंग का जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, आजकल रेगुलेटेड एंटिटीज़ कहता है बैंकिंग को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो ये छोड़ के जा रहे हैं अभी। तो जो साथी आने वाले हैं बैंकिंग में, युवा साथी, और जो ऑलरेडी हैं यहाँ पर एक बड़ा करियर देख रहे हैं, उनके लिए कैसा आप करियर देखते हैं? मतलब आने वाले दिनों में जैसे विकसित भारत की संकल्पना है और भारत की विज़न है, उसको बैंकिंग करियर को कैसा देख रहे हैं आप? बैंकिंग करियर निश्चित रूप से, अगर आपको इकोनॉमी पे अच्छी पकड़ रखनी है भारत की, तो बैंकिंग सबसे अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू आप इकोनॉमी को समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें आप सीधे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं बैंकिंग ही एक फाउंडेशन है जहाँ से आपको शुरू करना है। तो मैंने भी शुरू बैंकिंग से ही करा था। अभी मैं कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, बट उसमें भी बैंकिंग का ही अनुभव काम आने वाला है आपका। और अपन विदेश की कंट्रियों में देखेंगे तो जो भी बड़े बड़े बैंकर्स रहते हैं वही कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पोजीशन से बैठाया जाता है, क्योंकि उनको इकोनॉमी का ज़्यादा अच्छा टच पता है और ज़्यादा अच्छा उनके पास विज़न है कि इकोनॉमी को और आगे कैसे ले जाया जा सकता है। क्योंकि बिना क्रेडिट के इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती है। एक जनरल लॉजिक सर जी ये रहता है कि जीडीपी अगर 5-6% से ग्रो कर रही है तो क्रेडिट की इंडस्ट्री 3 टाइम्स ग्रो करती है। तो अगर आपको भारत पे विश्वास है, भारत की जीडीपी पे, भारत की ग्रोथ पे विश्वास है, तो बैंकिंग में आइए, बाकायदा आपको 2-3 गुना ज़्यादा ग्रोथ ही मिलेगी। और आगे आने वाली 20-25 साल, जो 2047 तक अपना टारगेट है कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने का जीडीपी के मामले में, तो बैंकिंग एक सबसे अच्छी चीज़ है जो अपन कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में कहीं ना कहीं परस्यू कर सकते हैं। और ये भी तो किया भी जा सकता है ना, जैसे आजकल बहुत स्ट्रेस इंडस्ट्री बोलते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के, बोलने से कुछ नहीं होता, उससे सीखना पड़ेगा ना स्किल कि वर्क और लाइफ को बैलेंस करना। उस अगर सीख लेंगे तो जीवन तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। बैंकिंग में भी अगर दोनों चीज़ों को तो सीखा जा सकता है। स्ट्रेस सर हर जगह, मैंने प्राइवेट में भी काम करा है 2 साल, सरकारी में भी करा है, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ। बट जब आप स्ट्रेस को 1 साल झेल लेते हैं ना, तो दूसरी साल वो चीज़ स्ट्रेस नहीं लगती आपको, वो आपको रूटीन लगता है, बट आपको फिर उसमें मज़ा भी आता है। तो स्ट्रेस कुछ नहीं होता। जब आप क्या होता है, सीधा कॉलेज से निकल के एकदम से जॉब में आते हैं तो एक ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। उसमें आपको ढलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फिर नया एनवायरनमेंट यही है। कॉलेज का एनवायरनमेंट अलग था, जॉब का एनवायरनमेंट यही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अपन सबको अच्छा काम करना ही पड़ेगा, तभी देश डेवलप बन सकता है। अपन डेवलप कंट्रीज़ नहीं है कि अपन को रिलैक्स मोड में काम करना है। तो उसके लिए बैंकिंग चूँकि सबसे अच्छा माध्यम है, तो बैंकर्स को इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है देश के लिए, जीडीपी के लिए और सर्विस करने के लिए। तो वो है, उस इंटेंशन के साथ काम करेंगे तो वो आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन लगेगा सोसाइटी के लिए। हाँ, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव काम है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है और अकाउंटेबल है। बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए खुद अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि आप दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अकाउंटेबिलिटी भी है कि उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आपका खुद का पैसा नहीं है, आपको उसको रिटर्न भी करना है डिपॉजिटर्स को, इसलिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, बट उसको स्ट्रेस ना सोचते हुए एक तरह से सर्विस या सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन सोचना चाहिए अपन को। और ये जो वर्क और लाइफ बैलेंस है, इसको कुछ छोटी छोटी बातों से ठीक किया जा सकता है। कैसे? एक हॉबी जनरेट कर लें अपने लिए, टाइम मैनेजमेंट कर लें, ज्ञान कौशल मैनेजमेंट कर लें, समग्र व्यवहार कुशलता मैनेज कर लें, और जो चीज़ों को काम करने का तौर तरीका सीख लें। जो वर्क में काम आता है, जो ऑफिस में, तो उसमें प्रायोरिटी क्या है और किस चीज़ पर ज़्यादा हमें स्किल चाहिए। अगर ये कर लें तो वर्क लाइफ बैलेंस कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एंड में सर जी एक कहावत है, काम आता है। बैंक ऑफ इंडिया में जो काम करा मैंने, वो सेंट्रल बैंक में काम आया। सेंट्रल बैंक में जो काम करा वो सिडबी के इंटरव्यू में काम आया। मेरे को इंटरव्यू के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा। उन्होंने देखा कि ऑलरेडी अगर कोई व्यक्ति 30-40 करोड़ के लोन कर रहा है तो फिर उससे क्या पूछना। तो ऐसी जगह बैंक्स में आप कोशिश करिए कि आप जा पाएँ उस मतलब डिपार्टमेंट में जहाँ की आपका इंटरेस्ट है। जब आप उस डिपार्टमेंट में पहुंच गए जिसमें इंटरेस्ट है और वहाँ पे सीखोगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम ही आपकी नॉलेज होता जाएगा धीरे धीरे, और वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा ही आगे चल के। तो काम आता है कि सिद्धांत से काम करेंगे तो चाहे डिपॉजिट हो, चाहे कंप्लाइंस हो, चाहे क्रेडिट हो, उसको बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे और बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी देख पाएंगे अपने लिए आगे चल के। बहुत बढ़िया। तो आज बहुत सारी चर्चा की है त्रिलोक भाई। आशा करता हूँ कि इससे ना हमारे साथियों को सीखने मिला होगा और एक हौसला अफजाई हुआ होगा, उनका उत्साह बढ़ा होगा। थोड़ा 1-2 सवाल और है, फिर उसके बाद ये पॉडकास्ट हम लोग समाप्त कर देंगे। कि रिक्रिएशन कैसे करते हो? रिक्रिएशन मतलब अपने आप को रिक्रिएट करना पड़ता है ना, मतलब कि हम री एनर्जाइज हो जाएं अगले दिन के लिए, क्योंकि बैंक में वो डेली करना पड़ता होगा, तो वो कैसे कर पाते हो?
पहले तो सर लाइफ का जो बेसिक नेसेसिटी है कि आपको 7 घंटे सोना ही सोना है। अगर आप 7 घंटे नहीं सोएंगे तो फिर अगले दिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा डाउन फील करेंगे ही बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। और साथ साथ एक आध कोई हॉबी भी डेवलप करनी चाहिए अपन को। तो हॉबी के रूप में अब चूंकि अपन ऑफिस से लेट आते हैं तो आउटडोर एक्टिविटीज़ तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बट इंडोर ही अपन को कुछ ना कुछ नया डेवलप करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स की फील्ड में ही हो, कुछ लर्निंग के फॉर्म में भी हो सकता है। हो सकता है। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ और एस्ट्रोलॉजी सीखने की तरफ हो गया है आजकल। अच्छा। तो वो 2 चीज़ें सीख रहा हूँ मैं। और हाँ। बाकी तो जो अपना सोशल मीडिया पे मिलता है, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, मतलब हाँ सीखने में मतलब भी। जो चीज़ों में थोड़ा कोई लॉजिक नहीं है, आर्ट भी है साइंस भी है, क्योंकि अकेला वो एक साइंस नहीं है कि रूल ही रूल है, वहाँ पे आर्ट भी यूज करना है। ऐसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक सेट फॉर्मेट है वही करना है, साइकोलॉजी भी यूज होती है इंसान की। तो इन दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं सामने वाले की साइकोलॉजी, सामने वाले का सोचने का तरीका भी देखा जाता है, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। तो उस सब चीज़ों को मैं अभी सीख रहा हूँ और कहीं ना कहीं धीरे आगे चल के वो भी हेल्प आएगा मेरे में। वेल्थ मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं आप? वेल्थ मैनेजमेंट कैसे, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट हाई रिस्क basically इन्वेस्टमेंट, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट? जो मेरा जो भी अपना सेविंग्स होता है तो उसको कहीं ना कहीं अगर आपकी एज ग्रुप कम है तो आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो अगर वो आपने स्किल सीख लिया तो आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो और उससे क्या है, आपको सीधा मनी है तो आपका इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे भी मनी है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें मेरे को सक्सेस मिली है काफ़ी अच्छी। मेरे को 7-8 साल हो गए हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए। ओके। तो वो भी कहीं ना कहीं जितनी मैं सैलरी आती है उतनी वहाँ से भी इनकम आ जाती है मेरी। बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ सीखनी चाहिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीखने ही पड़ेंगे। मुझे लगता है सारे बैंकर साथियों को वेल्थ मैनेजमेंट कम से कम उसका ज्ञान होना चाहिए। हाँ, कि नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करते आपने हैं। डिपॉजिट्स के पैसे को तो कहीं ना कहीं कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे मोबिलाइज करना है वो सीख लिया, बट आप खुद के ही पैसों को अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब। हाँ। खुद की सैलरी को ही कैसे कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो तो आना ही चाहिए स्किल। वो तो मस्ट है स्किल है हर एक को। सैलरी के भी 3-4 पार्ट होते हैं। कंजम्पशंस का पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, एक डिज़ायर के लिए नेसेसरी एक्सपेंसेस और अननेसेसरी, एक प्रोविजन का भी पार्ट होता है, एक इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो ये सब चीज़ें उसमें मैं देखा हूँ 100 में से 95% लोग इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं रखते, सारा कंजम्पशंस और वो मैंडेटरी डिडक्शन में चला जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए, एक इमरजेंसी फंड होता है, और एक होता है एजुकेशन के लिए। तो मैं देखा हूँ एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट लगभग मैं इसे सर्वे किया हूँ तो 100 में से 5 ही लोग रख पाते हैं। क्या आपको क्या लगता है ये रखना नहीं, चाहिए? कंटिजेंसी फंड तो जैसा आपने बोला वो होना ही चाहिए। अपना जो भी जिसका जैसे रिक्वायरमेंट है 3 महीने का 6 महीने का एक्सपेंसेस आपको लिक्विड रखना चाहिए, जो कि कभी भी इमरजेंसी हो, कंटिजेंसी है तो उस केस में आप उसको सीधा सीधा विड्रॉ कर सकें। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर एक जनरल रूल रहता है कि अगर आपकी एज लेट से 30 है तो 70% ऐसा रूल है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30% आपको रखना चाहिए एफडी में, गोल्ड में, जिनमें रिस्क बहुत कम है। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आप अपने इक्विटी एक्सपोजर को कम करते जाइए और सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा करते जाइए, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए रहता है अपन को कहीं ना कहीं पे। ओके। तो अभी देखा हूँ ज़्यादातर युवा साथी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं, ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग को एकदम बहुत खींचे चला जा रहा है, एक वैक्यूम जैसा खींचता है ना, जैसे उनको क्या लगता है कि सीधे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं और जल्दी पैसा कमा के जॉब से हट जाएं। तो वैसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पहले आप जब इक्विटी सीखोगे, क्योंकि मेन तो वही है, डेरिवेटिव्स तो उसके डेरिवेटिव्स हैं, जो फाउंडेशन है वो तो कहीं ना कहीं इक्विटी है। तो पहले वैसे भी वो जो सेबी का पहला पेज खोलते ही उसमें आता है कि 10 में से 9 लोगों का लॉस, ऐसा आता है। बिल्कुल करेक्ट सर, बिल्कुल 95% लोगों को लॉस ही होता है। मार्केट में अगर आप 2 साल नहीं टिक पाए तो आप लॉस में ही निकलोगे। मार्केट में टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो 90% लोगों को लॉस हुआ है वो सारा लॉस जो है वो 10% लोगों को मिल गया, है ना, जो स्किल्ड होगा या एक्सपीरियंस। मार्केट का रूल यही है, आप पैसा लेके आइए, जो नॉलेज वाला बंदा है वो आपका पैसा लेगा शुरू के 2 साल। 2 साल बाद फिर आपके पास नॉलेज आएगी, फिर आप नए लोगों का पैसा लोगे। ओके। तो पहले आप पैसा लेके आते हो और अपना पैसा लूज करके आप नॉलेज लेते हो। बट आप टिके रहोगे राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग करते रहोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी बॉल्स मिलेंगी आपको जहाँ आप छक्का चौका मार सकते हैं। तो वो बॉल्स मुझे खेलने का मौका मिला कोविड के बाद, और एक बार वो मिल जाता है तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आना भी चालू हो जाती है। तो वो चीज़ रखना चाहिए अपन को, लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए, नॉलेज लेके आना चाहिए। और अगर आप मार्केट में टकोगे 3-4 साल तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे पैसा बनेगा। और ऑप्शंस की तरफ, डेरिवेटिव्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव है प्योरली, वहाँ पे कोई नॉलेज यूज नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया। और फिल्में देखने के शौक करते हैं?
फिल्में तो सर कम ही देखता हूँ, महीने में एक आध बार टॉकीज चले जाते हैं। वेब सीरीज आजकल चल रहा है? वेब सीरीज भी आजकल कम कर दी है बहुत। अच्छा, कहीं ना अच्छा। कहीं थोड़ा बिजी शेड्यूल था, अब शायद से शेड्यूल जाने के बाद टाइम मिलेगा तो अच्छा। वहाँ पे फिर दोबारा से चालू करेंगे। नॉर्मली आप पढ़ाई कितने घंटे कर लेते हैं, मतलब 24 घंटे में से काम करने के अलावा? पढ़ाई तो सर मैं बहुत कम ही करता हूँ, बट 1-2 घंटे जनरली वही अपना इक्विटी का कोई नई कंपनी का पढ़ के बैलेंस शीट पढ़ने लग गए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ने लग गए, या फिर एस्ट्रोलॉजी देख लिया, 1-2 अपने फ्रेंड्स की चार्ट्स देख लिए, तो उन सब चीज़ों में ही रहता है। और बाकी तो फिर टाइम सोने पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ मैं, 8 घंटे सोता ही अच्छा, 8 सोता हूँ घंटे पक्का, सोते हैं। जिससे कि अगले दिन पूरे फ्रेश रहें, पूरे अच्छे से काम कर सकें, प्रोडक्टिव काम कर सकें, तो वो रहता है। चलिए त्रिलोक भाई, बहुत सारी बातें किए हम लोगों ने, और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जब भी मौका मिले हमारे साथियों को भी, जैसे नए नए कुछ योजना आई या कोई सिडबी का कुछ आया जिससे कि रूट लेवल पर बेनिफिट पहुँचे, या एक अच्छा ज्ञान हमारे बैंकर साथियों को मिल पाए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर प्रोडक्ट का, स्कीम्स का ज्ञान हमारे साथियों को हो जाए तो ये साथी अपने कर कमलों से उस चीज़ को वहाँ जो क्या बोलते हैं लास्ट माइल तक पहुँचा देंगे, मुझे ऐसा लगता है, या उसमें एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि निर्णय लेने के लिए ही इनको जो है एक जिम्मेदारी दी गई है कि जो बेनिफिट ग्रास रूट तक पहुँचाना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी कड़ी है बैंकर साथी। आपने बहुत समय दिया, बहुत सारी चीज़ों पर बात की, वैसे तो बात करने की बहुत इच्छा हो रही है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू बंका सर। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी युवा बैंकर्स हैं, अगर इन 2 चीज़ों पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीखेंगे भी, अपनी वर्क प्लेस में भी उनको रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलेगी टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बाहर से आती रहेंगी और उसको वो क्रैक भी कर पाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी जा पाएंगे। थैंक यू अगेन बुलाने के लिए सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी आप सुन रहे थे वार्तालाप त्रिलोक भाई के साथ। आशा करता हूँ कि इससे आपको सीखने मिला होगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका हौसला अफजाई होगा। मैं आपका भी हौसला अफजाई करता हूँ कि जीतोगे आप भी, अगर जीतने का वादा कर लो, और किसी और से नहीं, ये वादा खुद से ये वादा कर लो, और जो चाहत है आपकी असली, उस पर निशाना साधा कर लो। जीतोगे आप भी, अगर जीतने का इरादा कर लो। जी हाँ, जीतने का इरादा रखिए और खुद से ही वादा रखिए, आप ज़रूर सफल होंगे। आपके सफलतम जीवन की, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।